हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग शीट्स। के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 मस्ट नो फंक्शंस फॉर एक्सेल बिगिनर्स। अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है एक्सेल एमएस एक्सेल के बारे में, आप इसमें टाइप कर लेते हैं, डेटा एंटर कर लेते हैं, वैल्यूज एंटर कर लेते हैं, तो और अगर आप अब थोड़ा सा ज्यादा डेटा पे काम करने लगे हैं, मान लीजिए आपके ऑफिस में आपकी टीम का डेटा है, या आपके स्कूल में अगर आप टीचर हैं, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, आपके स्टूडेंट्स का या एडमिशंस में हैं, तो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स का डेटा जिस पे आप काम करना शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ 6 या 7 ऐसे मस्ट नो फंक्शंस ऑफ एक्सेल के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में हर एक्सेल बिगिनर को पता होना चाहिए, नहीं तो काफी स्ट्रगल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक वर्कबुक बना रखी है पहले से। इसमें कुछ 99 एम्प्लॉइज का डेटा है। ये एक मेड अप डेटा है, ये किसी कंपनी का एक्चुअल डेटा नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स 7 कॉलम्स डाले हैं, जिसमें पहले एम्प्लॉय आईडी है, फिर नेम है, फिर डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन है, टीम काउंट है और टिकट सोल्ड है। इसको टिकट्स काउंट कर देते हैं। टिकट सोल्ड, ठीक है। ये एक सैंपल डेटा है। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने एक्सेल अभी अभी शुरू किया है, वो है बेसिक फॉर्मेटिंग एंड अलाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा मान लीजिए आपको कहीं से आया जहां पे आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज के नाम है, एम्प्लॉय आईडीज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो ये डेटा ठीक से अलाइंड नहीं है। कहने का मतलब है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप देखेंगे पूरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, नाम यहाँ पे धनंजय है इस सेल में, लेकिन हमें सिर्फ धन दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले बेसिक अलाइनमेंट आपको पता होनी चाहिए। यूजुअली आप क्या करेंगे, इसको ये जो कॉलम बी और कॉलम सी के बीच में जो लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको, जहां पे मेरा कर्सर है इस समय, आप यूजुअली इसको ऐसे ड्रैग करेंगे पूरा देखने के लिए कि धनंजय पूरा दिखे, ये सारे नाम जो भी वो पूरे दिखे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि आप यहां से, जहां पे देखिए ये है हमारे कॉलम्स ए बी सी डी ई, कॉलम हेडर्स हैं, ये हमारे रो नंबर्स हैं 1 2 3। ये जो दोनों कॉलम्स और रोज जहां पे मिल रहे हैं, ये जहां पे मेरा कर्सर है इस टाइम, यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप किसी भी कॉलम के इंटरसेक्शन पे, जहां पे भी एक कॉलम खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, जैसे कि यहां पे जहां मेरा कर्सर है, या फिर यहां पे किसी भी एक पे जाके अगर आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये अपने आप सारे कॉलम्स की विड्थ ऐसे एडजस्ट हो जाएगी कि जो भी डेटा उसके अंदर है वो पूरा दिखने लग जाए। क्विकली अगर हम देखें तो ये डेटा अभी, ये देखिए यहां से अलाइनमेंट अभी इसकी भी अभी भी पेंडिंग है। वो ये है कि नाम सारे लेफ्ट में अलाइन है, नंबर्स एम्प्लॉय आईडी सारे राइट में हैं, डेट सारी राइट में है, और लेवल्स जो कि डेजिग्नेशन है वो सारे लेफ्ट में हैं। तो इसको आपको क्विकली ठीक करने के लिए आप फिर से इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां तक भी ये है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो जैसे कि मैंने कहा कि ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया। ये कैसे सिलेक्ट किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सेल A1 पे जाके मैंने अपना माउस लेफ्ट क्लिक किया और मैंने उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया नीचे की ओर, जहां तक भी एंड तक रोज हैं। इसको करने के बाद आप वापस ऊपर जाएंगे और ये जो अलाइनमेंट टैब दिख रही है आपको, अलाइनमेंट ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे होम सेक्शन में, अलाइनमेंट ग्रुप दिख रहा है होम टैब में, उस पे अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन होता है, अलाइन लेफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर अलाइन होता है और ये राइट अलाइन होता है। यूजुअली शुरुआत में फॉर द इजीएस्ट वेज कि आप इसको, सिंपलेस्ट वेज कि आप इसको सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे
तो देखिए ये कैसा हो गया। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं, कंट्रोल जेड कर रहा हूं, ये जैसा था वैसा हो गया। कंट्रोल जेड एक शॉर्टकट है अंडू करने के लिए, जो भी आपने कुछ अभी किया है लास्ट स्टेप, अगर आप कंट्रोल जेड कर देंगे तो वो अंडू हो जाएगा। मैं इसको अभी देखिए ये कैसा अलाइंड है। अब मैं इसको फिर से सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये सब सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो ये तो हो गई अलाइनमेंट, बेसिक अलाइनमेंट। राइट करना है राइट, लेफ्ट करना है लेफ्ट। अगर मान लीजिए आपका डेटा थोड़ा लंबा है, मतलब कि राइम्स में, जैसे राज इज अ गुड बॉय एंड ही डज गुड थिंग्स, अगर ये रैप टेक्स्ट होता है, ये बात की बात है, अभी मैं आपको दिखाने वाला। अगर बाई चांस जो डेटा आपके पास आया है वो ऐसा है तो ये नीचे भी सही नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरे टेबल को फिर से सिलेक्ट करेंगे और आप मिडिल अलाइन कर देंगे, ताकि ऊपर और नीचे जो सेल में जो टेक्स्ट है या डेटा है उसके ऊपर और नीचे भी बराबर स्पेस बने। तो मतलब कि ये रो वाइज भी मिडिल में हो गया है डेटा और कॉलम वाइज भी सेंटर अलाइन हो गया। अभी मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूं, क्योंकि राज इज अ गुड बॉय हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे अभी नाम चाहिए। तो सर ये एक बेसिक अलाइनमेंट मैंने आपको क्विकली बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अब आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले इसको क्विकली हम फॉर्मेट भी कर लें कि ये डेटा डेटा की टेबल की तरह दिखे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट मैं कैसे कर रहा हूं, मैं सेल A1 पे गया, शिफ्ट और कंट्रोल एक साथ मैंने दबाया और राइट एरो दबा दिया। तो देखिए जहां से टेबल शुरू हो रहा है, यहां से जिस कॉलम से, और जिस कॉलम तक डेटा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब नीचे जहां तक डेटा है वो भी मुझे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें रो 100 तक डेटा है, इसके नीचे डेटा नहीं है देखिए। तो रो 100 तक मुझे इसको सिलेक्ट करना है, कॉलम जी तक और रो 100 तक। फिर से करके बता रहा हूं, जहां से शुरू करना है वहां पे आप कर्सर ले गए एम्प्लॉय आईडी पे, ठीक है। इसके बाद मैंने शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो दबाया तो ये कॉलम जी तक, जहां तक हमारा डेटा है उस कॉलम तक सिलेक्ट हो गया है। और मैंने डाउन एरो दबाया तो नीचे जहां तक डेटा है वो पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब इसको सिलेक्ट रहते रहते हम इसको एक पूरे डेटा को, अपने सेल को बॉर्डर्स देंगे ताकि ये डेटा डेटा की तरह दिखे। ये ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ये यहां पे होता है। इस डेटा को सिलेक्टेड रहने देना है, जहां पे ये सिलेक्शन है, जितने एरिया में सिलेक्शन है वहां पे बॉर्डर्स बनाएगा ये जो हम करने वाले। जो एरिया सिलेक्टेड नहीं है वहां पे कोई बॉर्डर्स नहीं बनेंगे। सो फॉर एग्जांपल अभी हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है इस पे हम जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जहां जहां, और अब मैं कहीं भी बाहर क्लिक कर देता हूं, जहां जहां डेटा सिलेक्टेड था मैं आपको दिखा देता हूं नीचे स्क्रॉल करके, वहां तक इन सारे सेल्स के बॉर्डर्स बन गए हैं। इसकी जरूरत इसलिए, मान लीजिए ये डेटा आपको बाद में प्रिंट करना है, तो ये जो लाइंस है एक्सेल की, जहां पे अभी हमारा कर्सर है, जहां पे हमने बॉर्डर नहीं डाला हुआ है, ये जो सेल्स के बॉर्डर इसमें ग्रेड आउट दिख रहे हैं, ये चीज प्रिंट नहीं होती है। लेकिन अगर आपने इसको बॉर्डर दे दिया है जैसे इस डेटा को, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये लाइन, ब्लैक लाइन, हेयर लाइन, बॉर्डर्स आएंगे। आपको प्रिंट आउट में भी पता लगेगा कि ये एक शीट है, अब ये एक सेल है, ये एक कॉलम है, ये एक रो है, इस तरह से। और ये जो हेडर्स हैं इसको फिर से कैसे हमने सिलेक्ट करना है, एक तरीका होता है कि आप पहले सेल में गए, ऊपर के हेडर्स हमने सिलेक्ट करने, फर्स्ट रो नंबर 1 हमने सिलेक्ट करनी है। अगर आप 1 पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी एंड तक, एंड ऑफ द शीट तक। कहां तक, एंड ऑफ द शीट तक, जो कि XFD कॉलम है ये। लेकिन हमें यहां तक नहीं सिलेक्ट कर दी, हमें सिर्फ अमाउंट तक, जहां पे अमाउंट लिखा है एम्प्लॉय आईडी से लेके अमाउंट तक, सिर्फ ये ऊपर वाली रो सिलेक्ट करनी है। तो हम इसको एम्प्लॉय आईडी पे जाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो जो कि हमने पहले भी किया था वो करेंगे तो ये अमाउंट तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस सिलेक्टेड एरिया को, इनको थोड़ा सा हम हेडर्स को फॉर्मेट करेंगे, जो कि यूजुअली आपको हेडर को पूरे डेटा से, हेडर्स को, कॉलम हेडर्स को आपको पूरे डेटा से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना चाहिए, जिससे कि वो स्टैंड आउट करें, पता लगे कि उसमें
क्या लिखा है। तो इसके लिए देखिए यहीं पे हम फॉन्ट में ही देखेंगे, ये जो दो टैब्स हैं इसमें एक ये फिल कलर है तो हम इसको ब्लैक फिल कर देंगे, इससे सेल का बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक फिल हो जाएगा। अब ब्लैक पे ब्लैक टेक्स्ट आ गया इसलिए दिख नहीं रहा है, सिलेक्टेड रहने देंगे अपने सिलेक्टेड एरिया को, फॉन्ट कलर पे जाएंगे और उसको मान लीजिए हम व्हाइट ले लेते हैं, और साथ ही साथ इसको हम बोल्ड भी कर देंगे क्योंकि हेडर को स्टैंड आउट होना चाहिए, तो हेडर यूजुअली बोल्ड होने चाहिए। तो ये मेरा पहला पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि है बेसिक अलाइनमेंट एंड वेरी बेसिक फॉर्मेटिंग। किसी एडवांस फॉर्मेटिंग आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन इस बेसिक फॉर्मेटिंग से आप करके भेजेंगे तो थोड़ा सा डेटा नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो ये पहला पॉइंट जो है बेसिक फॉर्मेटिंग एंड बेसिक अलाइनमेंट, वो हमने कवर कर लिया है। ये बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। सेकंड, जो सबसे जरूरी काम आप किसी भी डेटा पे करना शुरू करते हैं तो वो आपको हमेशा रूल है एक्सेल, बेसिकली अगर आप डेटा कैप्चर कर रहे हैं कहीं रिपोर्ट करने के लिए तो वो एरर फ्री डेटा होना चाहिए। आगे चल के अगर आप अपना करियर बनाते हैं MIS फंक्शन में, इसके बहुत एडवांस्ड MS एक्सेस, VBA, SQL इस सब पे चले जाते हैं, तो उस तरह के जॉब रोल में, या फिर आप अपने ऑफिस में एक टीम लीडर है या असिस्टेंट मैनेजर है, या आप एक शॉप पे काम करते हैं जहां पे आप 5, 7, 10 सेल्स बॉयज की टीम लीड करते हैं, या फिर आप एक रेस्टोरेंट में असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर हैं या कैप्टन हैं और आपके नीचे 6-7 टीम है, तो आपको ये एक्सेल की बहुत जरूरत पड़ेगी और बहुत डेटा बनाना पड़ेगा। तो इतना सारा मेरा बोलने का मतलब ये था कि जब आप ये डेटा कैप्चर और रिपोर्ट करेंगे आगे, उसमें एरर की गुंजाइश नहीं होती है। तो शुरू से, पहले दिन से, जिस दिन से आप एक्सेल यूज करना शुरू कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर एक्सेल में काम करके किसी को दे रहे हैं तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और जब हम एज अ बिगिनर कुछ काम करते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं कि चलो मुझे थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, मैं ये करके देता हूं अपने बॉस को, अपनी क्लास टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने मैनेजर को, या मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूं अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सेकंड नंबर पे बता रहा हूं मैं। पहले मैंने आपको बेसिक फॉर्मेटिंग बताई, लेकिन सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपकी शुरुआत से ही गलती चेक रखने की, गलती कैसे ठीक होती है। जब आपको पता लगता है कि गलती है, आपको गलती कैसे पता लगेगी गलती है इस डेटा में, जब आप उस पर कोई ना कोई चेक रन करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, हाउ टू चेक फॉर डुप्लीकेट्स, कि ये जो एम्प्लॉइज का डेटा आपको, कि जिसने भी भेजा है या आपने खुद एंटर करके बनाया है, कहीं पे इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो या कोई रिपीटिशन तो नहीं है, तो वो आप कैसे चेक करते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं इसके। अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चेक डुप्लीकेट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ये स्टाइल्स के अंदर, आप स्टाइल्स ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे डुप्लीकेट्स चेक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपने इन सबको एम्प्लॉइज को टास्क दिया गया था, इन सारे एम्प्लॉइज को, 99 एम्प्लॉइज जो इसमें दिख रहे हैं, वो हम चेक करेंगे एक्चुअली 99 है या डुप्लीकेट्स तो नहीं है इसमें, कम है, इससे ही क्या। तो हम देखेंगे कि इन 99 का मान लीजिए हमने देखना है कि इन्होंने कितनी एक इवेंट किया आपने ऑफिस में या क्लास में, इन लोगों सबको बोला गया टिकट्स बेचिए उस इवेंट की। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आजकल हमारे घर पे भी लोग, स्टूडेंट्स अपने दिवाली, मेला एटसेट्रा की टिकट्स बेच रहे हैं, क्लास टीचर्स, मतलब टीचर्स हैं, वो बेच रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी इसी तरह का, इसलिए मैंने टिकट सोल्ड का एग्जांपल कहां से मेरे दिमाग में है। तो मान लीजिए किसी ने 2 करी, किसी ने 3 करी, किसी ने 4 करी। इसका तरीका ये हो सकता है, आप एक को, राज को, धनंजय को, पूरन को, नूतन को, आप इन सबको फोन कर करके, राज को, धनंजय को, पूरन को, नूतन को, खरे को, धमालय, जो भी है, ये मैंने फर्स्ट नेम ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लूज लिख दिए हैं। तो ये
आप इनसे फोन कर करके पूछते हैं, या इन्होंने आपको ईमेल किया है, या कहीं पे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस या किसी ने आपको आपकी एमआईएस टीम ने बना के दिया जहां से गूगल शीट से कैप्चर होकर आया डेटा। तो अगर अगर ये सारा आपने भर दिया वो देख देख के डेटा, तो अगर इसमें कोई डुप्लीकेट होगा तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड और कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो गलत आएगा। और वो गलत आएगा तो इसका मतलब है जितनी मेहनत आपने करी है वो किसी काम के नहीं है सामने वाले की, उसको दोबारा से उस डेटा पे काम करना पड़ेगा। इसलिए सॉरी, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस मैंने दे दिया, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स के बारे में, बैकग्राउंड बताने के बारे में, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट रहने वाली है अगर आपने आगे चल के जिंदगी भर एक्सेल आपके यूज में रहेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रहेगा आप कहीं भी काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, पूरे टेबल को, ये यहां से एम्प्लॉय आईडी लास्ट वाले तक और यहां तक भी लास्ट तक। कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगेन शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वो पूरे टाइम का काफी लंबा वीडियो होगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए आपको चेक करने के लिए क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स में यहां पे एक्सेल का ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें पहले से लिखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यूज। इसका क्या मतलब है कि यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज पे, तो एक्सेल का जो इनबिल्ट फीचर है वो क्या करेगा, वो हाईलाइट कर देगा उन सेल्स को जिसमें कि डुप्लीकेट डेटा है। तो ये देखिए, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं अब, डुप्लीकेट्स, ये फॉर्मेट पूछता है कि डुप्लीकेट को कैसे फॉर्मेट करना है। यहां पे है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो अगर यहां पे पीरामल चौधरी का नाम हाईलाइट हो गया, इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं पीरामल चौधरी रिपीट हो रहा है। उनका एम्प्लॉय आईडी 56707 भी हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। और जहां जहां रिपीट हुआ वहां पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट हो गया, मतलब कि जो हमने ब्लैक टेक्स्ट रखा हुआ था वो डार्क रेड हो गया, जो बैकग्राउंड व्हाइट था वो लाइट रेड हो गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं, पर वो बाद की बात है, कुछ भी कर सकते हैं येलो फिल, पर फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको जैसा है वैसे रहने देंगे, ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यार ये तो फिर पूरा डेटा डुप्लीकेट है, डिपार्टमेंट सारा का सारा डुप्लीकेट है, डेजिग्नेशन सारी की सारी डुप्लीकेट है। वो होगी क्योंकि डेजिग्नेशन जो लेवल 1 पे एक एम्प्लॉय नहीं 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेवल 5 पे एक एम्प्लॉय नहीं 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं। उसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो मार्केटिंग यहाँ बार बार हो सकता है। उसी तरह से ऑफिस बॉय 10 हो सकते हैं, तो ये हो सकता है। जो मेन चीज आपको देखनी है वो है नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। अब आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट्स को आप रिमूव कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अभी मैं आपको ये फिल्टर कैसे लगाया मैंने, ये सब बात की बातें हैं। अभी मेरे को जो 7 बेसिक चीजें मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी आपको बता दूं, तो फिलहाल के लिए इतना करते हैं कि मैं आपको ये बता देता हूं कि ये चेक करने के लिए मैं कर रहा हूं कि आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए फिल्टर बाय कलर कर दूंगा मैं। तो देखिए अगर यहाँ पे नूतन आ रहा है तो हम नूतन अगर देखते हैं, देखिए 2 बार है नूतन, इसका मतलब अगर आपने इस पे टिकट सोल्ड के नंबर डाले होते तो पहले आपने रो नंबर 5 में नूतन के आगे मान लीजिए 5 टिकट्स इन्होंने बेची तो 5 डाल दिया होता, फिर दोबारा से आपने नूतन के आगे 5 डाल दिया होता, और ये जब आप एंड में टोटल करता जिसको भी आप ये डेटा भेजते उनको दिखता कि 10 टिकट बिकी हैं, लेकिन बिकी कितनी थी, एक्चुअली 5 ही। ये जो दूसरी 5 दिख रही है ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने करी दी थी, डुप्लीकेट्स, अब हम चाहते हैं कि यहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज करके हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी थी। अब हम चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, डुप्लीकेट डेटा हमें नहीं चाहिए भाई, हमारी शीट में डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। तो अभी आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये 900th रो तक है डेटा। अब जब हम इसको डुप्लीकेट को डिलीट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप ये ऊपर देख रहे हैं टैब्स,
अभी हम होम टैब पे हैं, ठीक है। और इस पूरे एरिया को, ये जो एरिया है ये रिबन बोलते हैं इसको, एक्सेल का रिबन। तो इस रिबन में आपको होम टैब से रिलेटेड ग्रुप्स दिख रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। आपने यहां से जाना है, डेटा को नीचे सिलेक्टेड ही रहने देना है। आपने यहां से जाना है और आपने डेटा टैब पे जाना है। इस पे होम से हम डेटा पे आ गए। डेटा टैब पे आपने जाना है और डिलीट या रिमूव डुप्लीकेट्स का ढूंढना है टूल। वो डेटा टूल्स के अंदर देखिए हर चीज लिखी नहीं होती, तो यहां पे अगर आप इसके ऊपर कर्सर होवर करेंगे इस सिंबल के ऊपर, तो यहां पे देखिए लिखा आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसमें क्या लिखा आ रहा है, डिलीट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम अ शीट। तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है भाई कौन से डुप्लीकेट्स आपने सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट तो दो हो सकते हैं, तो हम इसको अनचेक कर देंगे, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट से नहीं डिलीट करना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं, डेजिग्नेशन से नहीं, टिकट सोल्ड से नहीं, अमाउंट से नहीं। हमने जो देखना है कि कोई दो एम्प्लॉयज की एंट्री नहीं थी, वो हमें एम्प्लॉय आईडी और नेम से पता लग जाएगा। हमने इसको सबको अनचेक करके सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और नेम को चेक रहने देना है, ओके कर देना है। और ये देखिए बता रहा है आपको 9 डुप्लीकेट वैल्यूज वर फाउंड एंड रिमूव, 90 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो पहले हमने देखा था कि ये 100 रोज का हमारा डेटा था, तो पहली रो तो हमारी जो है हेडर्स की है। उसके अलावा 99 आइटम्स थी जिसमें से 9 डुप्लीकेट थी, तो इसने ओके डिलीट कर दिया। अब देखेंगे नूतन का नाम अभी भी है, लेकिन ये एक ही नाम बचा है। तो इसने जो है डुप्लीकेट्स जो भी आइडेंटिफाई हुए थे सिर्फ उनको डिलीट किया है। जैसे अगर 2 एंट्री थी तो एक डिलीट कर दी, अगर किसी की 3 एंट्री थी तो उसकी 2 डिलीट कर दी, लेकिन एक ओरिजिनल एंट्री रहने दी है। तो अगर अब मैं यहाँ पे नूतन सर्च करता हूं तो आप देखेंगे कि वो जो हमने पहले देखा था 2 बार नूतन लिखा आ रहा था, वो एक ही रह गया। एक इसमें छोटी सी चीज मैं आपको ये बता दूं कि हमने जब डेटा, अब आप कहोगे कि एम्प्लॉय आईडी और नेम ही डिलीट करना था, तो पूरा डेटा पे डुप्लीकेट क्यों लगाया? तो इसलिए हमने लगाया था क्योंकि अगर हमने पूरे डेटा पे फाइंड डुप्लीकेट्स करके फिर जो भी हमें हेडर चाहिए, जैसे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी और नेम डिलीट करना है, तो हम वहां से चेक करके डिलीट करेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोज भी जो होंगी, यानी कि पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर हमने सिर्फ यहां पे सिर्फ ये 2 कॉलम सिलेक्ट करके कर दिया होता, नेम और एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करके हमने डुप्लीकेट्स फाइंड किए होते और हम डिलीट करते, तो होता क्या कि इनमें से 9 नाम और एम्प्लॉय आईडी डिलीट हो जाते, लेकिन ये अभी भी रहता, डेटा ऊपर नीचे हो जाता और फिर भी वो खराब हो जाता। सो दिस इज रिमूव डुप्लीकेट्स, जो कि दूसरी चीज मैंने आपको बताई जो कि बहुत ही जरूरी है आपके डेटा कलेक्शन जॉब से शुरू करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, अब हम इसमें क्या करें? ये हमें रेड नहीं, हमें तो वापस ब्लैक चाहिए। तो आप इसको डेटा को फिर से सिलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमने यहां से जाके डुप्लीकेट वैल्यूज करा था, तो इस पूरे डेटा पे अभी ये रूल लगा हुआ है। डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करने का रूल इस डेटा पे लगा हुआ है। उसको अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, इसको लाइट फिल विद डार्क फिल रेड नहीं रहना चाहते, तो हम इस पे मैनेज रूल्स पे जा सकते हैं और ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज का जो रूल है इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब ये आप देखेंगे ये डेटा फिर से नॉर्मल हो गया है, ये डेटा सैनिटाइज हो गया है। इसमें अच्छी बात ये हुई है कि जो नॉन डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो डिलीट हो गई। इसके बाद जो एक बेसिक फंक्शन आपको हमेशा आना चाहिए एज ए बिगिनर, जैसे कि आपने अब ये 90 एम्प्लॉय जो है इनका डेटा आपने कलेक्ट करना है, लेकिन आप इसको सॉर्ट करना, ये इसका नाम है सॉर्ट करना, ये जो फंक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूं। सॉर्ट करने के लिए मान लीजिए आपको
आपके मैनेजर या आपके जो भी सीनियर हैं या जो भी ग्रुप आप काम कर रहे हैं उसमें ये डिसाइड हुआ है कि इस डेटा को ऐसे दिखाना है कि पहले सारे मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज आने चाहिए, फिर सारे एक मतलब एक एक डिपार्टमेंट सॉर्ट होना चाहिए, ऐसे मिक्स नहीं होने चाहिए कि एक पहला मार्केटिंग का एम्प्लॉय है फिर जाके हम ढूंढेंगे मार्केटिंग का जाके 19th नंबर पे एम्प्लॉय आ रहा है, नहीं, सारे एक साथ डिपार्टमेंट्स क्लब हो, पहले एक डिपार्टमेंट का डेटा हो फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। और ये जो लेवल है ये भी विद इन डिपार्टमेंट भी लेवल 1 से लेवल 8 या 7 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 2 शॉट हम इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिंपली भी कर सकते हैं, देखिए शॉर्टकट तो मैं तो फटाफट ऑल डी एस करके यहां तक पहुंच जाऊंगा, पर मैं अभी इस ऐसे नहीं सिखाऊंगा आपको। आप फिर से यहां पे टेबल के बिगिनिंग में जाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो आई एम सॉरी, कुछ बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी। सो फिर से हम सिलेक्ट करते हैं इसको। अब हम जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अब हम जाएंगे डेटा सॉर्ट। ये देखिए वही डायलॉग बॉक्स खुल गया है जो तब खुला था जबकि मैंने एक शॉर्टकट ऑल्ट एस से किया था। अब इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि भैया अच्छा सॉर्ट करना है, किससे सॉर्ट करना है। हेडर्स यहां पे हैं, ये हमें एक्सेल ने ऑटोमेटिकली कैप्चर किए हैं, एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट। क्यों कैप्चर किए हैं, क्योंकि आप यहां पे देखिए माय डेटा हैज हेडर्स, ये जो चेक बॉक्स है ये सिलेक्टेड है, ये चेक्ड है, तो इसका मतलब हम एक्सेल अपने आप से समझ रहा है कि ऊपर हेडर्स हैं। नहीं अगर ये होता तो हमें फिर कॉलम ए कॉलम यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है इसकी जगह ये कॉलम ए कॉलम बी कॉलम सी ऐसा दिख रहा होता, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। सबसे पहले हमने कहा था कि डिपार्टमेंट जो है अपने आप से सॉर्ट होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट सेल वैल्यूज हम कर देंगे ए टू जी। ए टू जेड मतलब ए से लेके जेड तक, जैसे जैसे अल्फाबेटिकली डिपार्टमेंट का नाम होगा, मान लीजिए अगर किसी डिपार्टमेंट का नाम ए से होगा तो वो सारे यहां पे इकट्ठे आ जाएंगे, डिपार्टमेंट ए टू जी। और हम हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हम इसके ऊपर गए डेटा टैब में, मैंने आपको कहा था सॉर्ट पे आ गए। हमने सॉर्ट लगाने के लिए हमने ये एम्प्लॉय आईडी नहीं, हमने डिपार्टमेंट से करना, तो हमने डिपार्टमेंट पे जाके ओके क्लिक किया। जैसे ही हमने ओके क्लिक किया हम देखेंगे कि क्लीनिंग सी सबसे पहले आता है, कलेक्शंस, कस्टमर सर्विस, फिर डिलीवरी, ये सारे डिपार्टमेंट के इंप्लॉइज जो हैं ग्रुप हो गए, आई मीन सॉर्ट हो गए डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ ये रो सॉर्ट नहीं हुई है, इसके साथ ये पूरा का पूरा रो, ये सिर्फ ये कॉलम सॉर्ट नहीं हुआ। अगर ये नाम, ये गौरव कुमार गौरव जो नाम है 73979, ये जहां पे भी नीचे रहा होगा पहले, ये पूरा का पूरा उठ के ऊपर आया। ऐसा नहीं है कि जंबल्ड अप हो गया डेटा वैसे का वैसे ही सॉर्ट करने से सिर्फ डिपार्टमेंट का जो कॉलम है उससे असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। अब अगर इसको हमने डिसेंडिंग में करना होता तो डिसेंडिंग में दूसरे कॉलम में लगा के दिखाता हूं आपको। अब मान लीजिए वो कहता है कि ये लेवल जो है मैक्सिमम हाईएस्ट से लोएस्ट आना चाहिए क्लीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि ये लेवल 7 वाला एम्प्लॉय है नारायण सिंह, ये सबसे ऊपर आना चाहिए, और जो लेवल 1 वाला एम्प्लॉय है नौमी, वो सबसे नीचे आनी चाहिए, इन्हीं 7 रोज में, और इसी तरह से बाकी सब में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से डेटा सिलेक्ट करेंगे, फिर से डेटा पे जाएंगे, सॉर्ट पे जाएंगे। पहला हमने डिपार्टमेंट सेल वैल्यूज ए टू जेड लगाया हुआ है, अब हम इसमें दूसरा भी सब सॉर्ट फंक्शन लगाना चाहते हैं, तो हम यहां से ऐड लेवल करेंगे। तो सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट ए टू जेड, देन बाय क्या था डेजिग्नेशन, इसको हम करेंगे
A टू Z मतलब असेंडिंग, Z टू A मतलब उल्टा डिसेंडिंग, क्योंकि हमें जो लेवल 7 वाला जो सबसे बड़ा लेवल है काउंट में वो सबसे ऊपर आना चाहिए। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए वो जो नारायण सिंह थे क्लीनिंग में ही लेवल 7 वाले वो ऊपर आ गए हैं, और जो नाओमी है लेवल 1 वाली वो नीचे आ गई। इसी तरह से सब में कलेक्शंस में लेवल 5 वाले ऊपर आ गए हैं और लेवल 1 वाले नीचे, ठीक है। और डेटा भी देखिए हमने नूतन पे 5 डाला था और तो कहीं हमने डाला नहीं था, तो देखिए यही मैं दिखाना चाह रहा था कि डेटा पूरा का पूरा सॉर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जंबल्ड अप हो जा रहा है। तो ये है डेटा सॉर्टिंग, ये आनी चाहिए। इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूं, वैसे शॉर्टकट के लिए डिटेल्ड वीडियो आगे बनेगी, आप जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है तब तक बन गई हो, तो आप सर्च कर सकते हैं उसको। शॉर्टकट वैसे इसका है, जहां पे भी आप यहां पे एम्प्लॉय आईडी पे आ जाइए, ऑल्ट दबाइए अपने कीबोर्ड पे, ऑल्ट डी फॉर डेली, एस फॉर सॉर्ट, तो भी यही विंडो खुल जाती है। आसान तरीका, नहीं तो आप यहां से टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और सॉर्ट पे जाइए, तब भी यही विंडो खुल जाती है। इसी को अगर डिलीट करना होगा तो मतलब इसमें से कुछ डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन बाय वाले को डिलीट लेवल कर देंगे, ओके कर देंगे। लेकिन अभी ये सॉर्टेड है डेटा, तो रैंडमली ये दोबारा से अनसॉर्ट नहीं हो जाएगा, बट वो लेवल डिलीट हो जाएगा, उसको वैसे ही रहने देते हैं, हमें कुछ वो नहीं। ये तीसरा जो मैंने आपको पहला मैंने आपको बताया वेरीफाइंग बेसिक वेरी बेसिक फॉर्मेटिंग एंड असाइनमेंट पहले मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया रिमूव डेटा डुप्लीकेट, जो कि बहुत ही जरूरी था, और थर्ड जो है सॉर्ट डेटा। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा चौथी चीज जो कि जरूरी है, वो है एक सेकेंड, मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आ गया था तो मैं उसका भी पॉइंटर बना रहा हूं ताकि मैं आपको वो भी कवर करूं, इसमें बहुत जरूरी। फोर्थ चीज है, आपने देखा होगा अभी जब मैं इस एक्सेल शीट पे काम कर रहा था तो जब भी मैं नीचे जा रहा हूं तो अब ये ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन ये कौन सी डेट है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि लेवल 1 है, ये हमें पता नहीं लग रहा, हमें बार बार ऊपर जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत, जब भी आप लार्ज डेटा है मतलब कि 15-20, लार्ज नहीं, डेटा ज्यादा लार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 15-20 रो आइटम से ज्यादा पे काम करते हैं तो आप देखेंगे जब भी आप नीचे जाते हैं ऊपर वाला जो है हेडर तो हट जाता है। अभी ये तो सिर्फ 6-7 कॉलम है, लेकिन अगर इसके आगे XYZ कोई और कॉलम होते और आपको पूरा डेटा भरना होता, तो जब आप यहाँ पे तो आप भर लेंगे भैया टिकट सोल्ड 4 अमाउंट 500, इस पे भी कुछ जो भी होगा डेटा आप सब भर देंगे इस पे, लेकिन जब ये पढ़ के ऊपर की क्या हेडिंग है, लेकिन जब आप नीचे पहुंच जाते हैं तो आप कैसे देखेंगे, बार बार इस रो का डेटा भरने के लिए ऊपर जाएंगे, हेडर देखने, अरे ये क्या था यार, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। मैं कंट्रोल Z करके इसको सबको जो साइड में मैंने बनाया हटा रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसको फ्रीज पेन्स एक फंक्शन होता है जो कि हम इसको फ्रीज कर देते हैं। इसका मतलब फ्रीज मतलब जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए यहां पे कहां किसको फ्रीज करना है, ये यहीं का यहीं रहना चाहिए डेटा, ठीक है। अगर हमारे कॉलम्स भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए R तक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉलम, या Q तक, यहां तक डेटा आप कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे कॉलम्स भी बहुत ज्यादा हैं तो जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये नेम भी उड़ने लग जाएगा, तो हमें क्या पता लगेगा किस, मान लीजिए यहाँ पे आपको डेटा डालना है, अब आपने डालना नवमी का, लेकिन नवमी का नाम तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना लंबा डेटा है। अगर वो लंबा डेटा हो तो हमें फ्रीज पेज जब भी करना है तो हमें एक तो ऊपर के रो हेडर हमेशा दिखते रहने चाहिए, दूसरा जो भी बेस ऑफ द डेटा जिसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब ये हम एम्प्लॉय के नाम के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय ने कितनी टिकट्स बेची और क्या अमाउंट था, तो ये वाली रो हमें फिक्स्ड चाहिए, फ्रोजन चाहिए, ये हिलनी नहीं चाहिए चाहे हम जितने मर्जी नीचे चले जाएं। और हमें इस रो के साथ साथ हमें ये 2 कॉलम भी फिक्स्ड चाहिए, जिससे कि
ये नाम हम जितना मर्जी आगे चले जाएं, ये नाम हमें दिखते रहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो के नीचे और इस कॉलम के नेक्स्ट सेल पे, कौन सा सेल है वो, सेल C2, यहां पे जाके अगर हम ऑल्ट विंडो फ्रीज पेन करेंगे, सॉरी मुझे शॉर्टकट बाद में बताना चाहिए था बट मेरे को ऐसे याद है तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगर देखिए इधर जाऊंगा तो ये नाम कम से कम वही रहेगा, और इसी तरह से अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ऊपर के जो हेडर हैं वो वैसे ही रहेंगे, चाहे मैं शीट की एंड पे चला जाऊं। अब ये कैसे होता है, जहां पे आपको फ्रीज लगाना है, हमें कहां लगाना था, रो, इस रो के नीचे, तो इस रो के नीचे वाली रो में आ गए, और इस कॉलम के बाद में तो इस कॉलम के नीचे वाले कॉलम में आ गया, जो कि बनता है C2। यहां पे जाके हमने ऑल्ट WF किया था, लेकिन मैं आपको अब आसान, ये मैंने हटा दिया, रिमूव फ्रेम्स भी वैसे ही होता है, ऑल्ट WF एंटर करके। तो अब मैं यहां पे जाता हूं और मैं होम पे हम रहेंगे अगर ऐसे, यहां पे मैंने फ्रीज लगाना है, इसके बाद का डेटा और इसके नीचे का डेटा मूव हो, यहां से लेके इसके ऊपर का और इसके लेफ्ट साइड का डेटा मूव ना हो जब मैं डेटा पे काम कर रहा हूं, तो मैं यहां से व्यू पे जाऊंगा, व्यू पे विंडो वाले ग्रुप में यहां पे फ्रीज पेन्स होता है, और मैं फ्रीज पेन्स को फ्रीज पेन कर दूंगा। तो ये हमारा फ्रीज पेन्स हो गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी 20-25 लाइन आइटम से ज्यादा पे काम कर रहे हो, या फिर ये 20-25 कॉलम से ज्यादा पे काम कर रहे हो, तो ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आप नए हैं एक्सेल पे, आपने थोड़ा बहुत मे बी डेटा एंट्री का काम या अपने ऑफिस का इनिशिएटिव लेना शुरू किया और काम करना शुरू किया, तो आप बार बार नीचे जाके ऊपर डिपार्टमेंट ना देखना आना पड़े आपको, ये आपका टाइम बहुत सेव करेगा। एज अ बिगिनर ये आपको पता होना चाहिए हाउ टू फ्रीज पेन्स। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक 3 या 4 मैथ्स फंक्शन, कम से कम आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आनी चाहिए। अगर आप कुछ टाइम, आपको 1 महीना हो गया है काम करते हुए, तो ये आपको आता होगा, नहीं तो ये क्विकली मैं आपको बता देता हूं। बेसिक मल्टीप्लिकेशन और वो डिवीजन कैसे करते हैं, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ भी मैं अमाउंट भर दे रहा हूं, इतने ही डेटा पे अभी काम कर लेते हैं। तो बेसिक सम कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला, सॉरी, कुछ इंसर्ट करने से पहले इसको फंक्शन बोलते हैं एक्चुअली फॉर्मूलाज को एक्सेल में। तो कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला एंटर करने का कैसे होता है, वो इज इक्वल टू से होता है। एक तो इजी तरीका है, इज इक्वल टू आपने किया, आपने 12 को ऐड करना है, तो 12 पे क्लिक कर दिया, मतलब इस सेल पे क्लिक कर दिया, प्लस दबा दिया, फिर इस सेल पे क्लिक कर दिया, फिर इस सेल पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे जैसे आप जो जो टाइप करते जाएंगे, जो कि यहां पे हमें दिख रहा है फॉर्मूला बार में, जैसे इज इक्वल टू F2 F3 F4 F5 और एंटर दबा दिया, तो ये ऊपर वाले, ये हमने नहीं लिया था तो इसको जो ऊपर इन 4 सेल्स का जो है सम है। लेकिन अगर आपने इसको पूरे 91 लोगों का करना है, तो ऐसे तो करेंगे नहीं आप। तो आप क्या करेंगे, जहां पे भी आपने ऐड करना है, बेसिकली नीचे करना होगा, या फिर आपने यहां साइड में करना होगा, ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम। बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले एडिक्शन, सम लेके हमने ये सब सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको दोबारा से मैं करके दिखाता हूं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इसको माउस को ले जाइए आसान तरीका बिगिनर्स के लिए, यहां तक ले आइए जिसका भी आपने सम करना है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। इसका सम 30 है, देखिए यहां पे भी दिख रहा होगा आपको सम 30, और यहां पे भी सम 30 आ रहा है। माइनस करना है, तो माइनस, मान लीजिए 12 में से आपने 4 को माइनस करना, तो
उसी तरह से अगर आपको किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 टिकट्स इन्होंने 100 रुपए की बेची, तो यहां पे लिखना टोटल सेल्स अमाउंट इन रुपीज। तो कैसे होगा, 100 इंटू 12 इक्वल टू 12। मैंने क्या किया, इक्वल टू दबाया, फॉर्मूला शुरू हो गया। यहां पे देखिए, अब मैं अपने कर्सर को 12 पे लेके जा सकता हूं, एस्ट्रिक जो कि मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है एक्सेल में, वो लगाने के बाद 100 पे क्लिक करके एंटर कर सकता हूं, तो 1200 आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल टू दबाया, लेफ्ट एरो की से मैं 100 पे आ गया, लेकिन मेरे को 12 इंटू 100 करना, 12 पे आया, एस्ट्रिक मल्टीप्लाई साइन दोबारा किया, मेरा कर्सर फिर से देखिए यहां पे ब्लिंक हो रहा है, फिर से लेफ्ट दबाया और एंटर कर दिया 1200। मल्टीप्लीकेशन लास्ट है, डिवीजन मान लीजिए मुझे अमाउंट पर टिकट निकालना है इसमें। ओके हाँ ठीक है, इसको रहने देते हैं, यहां पे 1200। मान लीजिए अगले कॉलम में मुझे फिर से अमाउंट पर टिकट निकालना है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं। अगर आपने अमाउंट पर टिकट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 1200 का को 100 से डिवाइड करना होगा, या सॉरी 1200 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 100। मान लीजिए इस डेटा में आपके पास ये नहीं था, आपके पास सिर्फ ये था कि इसको डिलीट करते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मेरे पास टोटल सेल्स अमाउंट इन रुपीज था डेटा पे और टिकट सोल्ड था, लेकिन मेरे पास ये नहीं था कि एक टिकट कितने की थी। कुमार गौरव ने 12 टिकट्स बेची और 1200 रुपए उसने आपको पकड़ा दिए, या जिनको भी पकड़ाने थे पकड़ा दिए। एक टिकट कितनी, तो ये तो ईज ऑफ, ये तो बिल्कुल आसान है, आपको 1200 दिख के लिख ले, लेकिन यहाँ पे 11,900 भी हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। मान लीजिए 12, तो 119 कर लेते हैं फॉर आपको बताने। अब एक टिकट कितने की बेची उसने, कितने की बेची, तो आपको 119 से 12 को डिवाइड करना पड़ेगा, या 120 कर देते हैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। तो इक्वल टू लेफ्ट करके मैं इस सेल पे आ गया, मैं क्लिक करता तब भी यहां आता, डिवाइड का साइन ये होता है एक्सेल में, और फिर इसको किससे डिवाइड करना है, 12 से। चाहे मैं लेफ्ट एरो क्लिक करके यहां पे आ सकता हूं, चाहे मैं सेल पे क्लिक कर सकता हूं। मैं अभी सेल पे कर देता हूं, एंटर दबा देता हूं, तो इसका मतलब है एक टिकट 10 रुपए की थी, अगर ये 1200 होते तो 100 ही आता। ये मैं आपको सिर्फ, ये डेटा पे मत जाइए, मैं आपको सिर्फ 4 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताने थे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं एक्सेल में, क्योंकि एज अ बिगिनर ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं लास्ट चीज, किसी भी डेटा को थोड़ा सा, तो मैंने आपको बेसिक अलाइनमेंट एंड सैनिटाइजेशन बता दी थी। ये जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये हो सकता है कि अगर आपको 2 4 6 महीने, क्या साल 2 साल भी हो गए एक्सेल पे काम करते हुए, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं करते, तो आपको मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, किसी ने आपको डेटा भेजा, आपने ये सीनियर मैनेजमेंट को देना है अपने, तो जिसने आपको लिख के ये टाइप इन करके भेजा था, इतना डेटा मान लीजिए उसने आपको टाइप इन करके भेजा था, जिसको आपने डेटा से वैलिडेट करके देख लिया कि नो इसमें गलत एंट्रीज थी, जो आपने रिमूव डुप्लीकेट्स करके, पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हाईलाइट डुप्लीकेट्स करके, रिमूव डुप्लीकेट करके वो क्लीन कर दिया, और उसके बाद आप उसको जाके बोलेंगे भाई तूने मेरे को गलत डेटा भेजा था, उसमें नो एक्स्ट्रा नाम थे जो मेरे को डिलीट करने पड़े। वो आप करने के बाद अब आप ये डेटा जब आप भेजने वाले हैं, तो आप ये भी देखेंगे, इसको तो फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने आपको डेटा भेजा इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा आपने आगे प्रेजेंट करना है। ये मैं देख रहा हूं कि ये यहां पे देखिए, हमेशा जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं ना, जैसे कुमार का के कैपिटल है, जी का जी कैपिटल है। अब आपने देखा यार, इन्होंने नारायण सिंह जी का तो एन कैपिटल नहीं रखा, एस कैपिटल नहीं रखा, नितिन चोपड़ा जी का तो एन कैपिटल सी कैपिटल रखा नहीं है, गुड्डू का ठीक है, रिंकू सिंह यहाँ पे देखिए फिर से रिंकू सिंह, इन्होंने कैपिटल में नहीं रखा, आर और एस जो कि कैपिटल। ऐसे इस डेटा में ये इम्प्रॉपर वे से डेटा है, क्योंकि आपने थोड़ा सा अलाइन कर लिया डेटा को, डुप्लीकेट हटा लिया, लेकिन जब आप डेटा भेज रहे हैं वो सामने वाला कहेगा यार तुम्हें पता नहीं है कि नाम क्या
कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अब आप क्या करेंगे, अरे यार ये तो मेरे को एक एक रो चेक करनी पड़ेगी, इसको आप फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, या डबल क्लिक नहीं तो F2 दबाते हैं सेल एडिट करने के लिए, फिर एन को सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल एन करेंगे, कैपिटल एस करेंगे, फिर नितिन चोपड़ा को करेंगे ऐसे ही, फिर रिंकू सिंह को करेंगे, फिर पुत्रन खरे को करेंगे, फिर नंदा जी को करेंगे, हैप्पी जॉन को करेंगे। तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो इसको फिक्स करने के लिए एक क्विक तरीका होता है, एक फंक्शन जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिगिनर्स को ही पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा भेज रहे हैं तो एक उसमें तो कैलकुलेशन टोटल उस सब का एरर तो हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, लेकिन वो डेटा थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए या प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अभी इसको प्रेजेंटेबल, ये डेटा बहुत प्रेजेंटेबल नहीं है, इसको बहुत तरह से सुंदर बनाया जा सकता है, जैसे कि फॉर्मेट एज टेबल में जाके, लेकिन वो बात की बात है, एज ए बिगनर आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। टेबल आपने कर दिया, ये भी टेबल का ही फॉर्मेट है, आपने टेबल बना दिया, इसको बेसिक फॉर्मेट खुद से बनाया मैन्युअली आपने, लेकिन अब इस करेक्शन को करने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू PROPER ब्रैकेट स्टार्ट, और किसको आपने प्रॉपर करना है, हम पहला सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि हमें पता कुमार गौरव सही है, लेकिन हमें आगे नहीं पता कि नेक्स्ट कितने सही है कितने नहीं, तो फिलहाल के लिए हम इसको प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, जहां जिस सेल पे जाना था वो हमने सिलेक्ट कर लिया है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम इसको एंटर दबा देंगे, और हम इसको क्या करेंगे, नीचे तक ले जाएंगे जहां तक हमारा डेटा है। नीचे मैं कैसे लेके जा रहा हूं, यहां पे मैं गया, कुमार गौरव जहां पे लिखा है हमने फॉर्मूला डाला है प्रॉपर B2, क्योंकि ये फॉर्मूला बार है, इसमें जो फॉर्मूला डाला है आपको वो दिख रहा है, जो कि टेक्स्ट आउटपुट है वो आपको सेल पे ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं दिख रहा। अब ये फॉर्मूला बार है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ या क्लीनिंग पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार में, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको कुमार गौरव दिख रहा है, लेकिन टाइप कुमार गौरव नहीं हुआ हुआ, टाइप फॉर्मूला लगा हुआ वहां पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैं वापस अपने इस सेल पे जाऊंगा जहां पे हमने कुमार गौरव लिया है, ये फॉर्मूला अभी हमने सिर्फ रो नंबर 2 पे लगाया है, कुमार गौरव के नाम पे लगाया है, ये हमने नीचे तक लगाना है, तो हम यहां पे जाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, डाउन एरो दबाऊंगा, 90 आइटम रैंक यहां तक दबाऊंगा, और इसको कंट्रोल D से ड्रॉप डाउन होता है, तो मैंने कंट्रोल D से ड्रॉप डाउन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहां से चेक करूंगा जी, ये जो नितिन चोपड़ा जी का नाम छोटा था, सॉरी N और C स्मॉल लेटर्स में था, ये यहाँ पे कैपिटल हो गया। उसी तरह से रिंकू सिंह जी का नाम जो था R और S जो कि कैपिटल में होना चाहिए था, वो आप यहाँ पे देखिए ये ठीक हो गया रिंकू सिंह जी का नाम। जो मैं बताना चाह रहा था, ये एक तरीका है इसको करने का, नाम को करेक्ट करने का। जब अब ये तो मैंने ऐसी फाइल बना दी है, अब क्या करेंगे, अब आपको ये जो सही वाले नाम है ये यहां पे लिखने, यहां पे आने चाहिए ना ये, लेकिन ये तो गलत है, और क्योंकि इधर इस रो में जो है फॉर्मूला लगा हुआ है, इस देखिए आप किसी को भी इज इक्वल टू B2 प्रॉपर B2, तो ये B2 को प्रॉपर कर रहा है। जैसे ही आप B2 को डिलीट करेंगे सोच के कि मैं इसको डिलीट कर देता हूं और ये वाले उठा के यहां ले आता हूं, कॉपी पेस्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे यहां से भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इस पे फॉर्मूला लगा है, वहां कुछ नहीं इज इक्वल टू प्रॉपर B2, तो यहां कुछ नहीं है B2 में, तो यहां भी कुछ नहीं है। इस तरह से आप इस सारे को डिलीट कर देते हैं कि मैं यहां से उठा के इसको ले आऊंगा, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। उसको आप यहाँ पे कैसे लाएंगे, उसका तरीका ये होता है कि इस सारे डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट किया मैंने, देखिए जहां से मेरे को डेटा शुरू करना वहां गया, उस सेल पे गया, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, डाउन एरो दबाया, पूरा मेरा डेटा ये वाला सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल, चलिए अभी शॉर्टकट्स रहने देता हूं, मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूं। इसको ऊपर कर लीजिए वापस, यहां से मैंने इसको कॉपी किया राइट क्लिक करके,
राइट क्लिक करा मैंने सिलेक्टेड डेटा पे, कॉपी किया, फिर मैं यहां पे आ गया, गौरव कुमार से कॉपी किया ना हमने, तो इसी पे आना गौरव कुमार पे, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे, इस एरो पे आप क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए, एरो पे नहीं, और यहां पे डाल दीजिए वैल्यूज। इससे क्या होगा कि अभी जो हमने यहां से कॉपी किया ये तो फॉर्मूला है, अगर हम उसको सिंपली यहां पेस्ट कर देते तो वो फॉर्मूला पेस्ट हो जाता और यहां पे एरर आ जाता। लेकिन अगर हम सिर्फ वैल्यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो सेल की वैल्यूज थी, वैल्यूज इधर पेस्ट हो गई हैं, फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है। तो ये देखिए, अगर आप यहां पे क्लिक कर रहे हैं तो इज इक्वल टू आ रहा है, अगर आप यहां पे कर रहे हैं तो कोई इज इक्वल टू नहीं आ रहा है। देखिए यहां पे इज इक्वल टू का फॉर्मूला आ रहा है, देखिए यहां पे नवमी पे भी प्रॉपर B3, सुरेश पे प्रॉपर B4, ये फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन यहां पे आप सुरेश पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, और करेक्शन भी हो चुकी है। कहां गए वो रिंकू सिंह जी का नाम, देखिए छोटा था, नितिन चोपड़ा का प्रॉपर नहीं था, अब यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। ये होने के बाद आप इसको कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कैसे सिलेक्ट करेंगे, जे पे जाके राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये आज का वीडियो मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया, लेकिन ये बेसिक चीजें, अगर इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे प्रॉपर का फॉर्मूला है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। रिमूव डुप्लीकेट्स थोड़े से लोगों को नहीं पता होगा, जो काफी टाइम से भी काम कर रहे हैं एक्सेल पे, क्योंकि मुझे लगता है बाद में जब आदमी को साल हो जाता है तब किसी को पता लगा, अरे अच्छा ये केस ऐसे चेक करना था, डुप्लीकेसी ऐसे चेक करनी थी, तो पता लगेगा तो लगेगा कि यार 1 साल से मैं इसको मैन्युअली चेक करता था कि कोई नाम में रिपीटिशन तो नहीं है, या कोई केस सेंसिटिव नाम में ऊपर नीचे तो नहीं है, लोअर केस से नाम तो नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि बिगिनर्स को पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताई हैं। ऐसे और भी वीडियोस हम बनाएंगे, शुरू में बिगिनर्स के लिए, कुछ एडवांस फंक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको टाइम हो गया काम करते हुए, और ये जो मैंने सब आज बताया सब पता है, लेकिन उनको पिवट टेबल्स, चार्ट्स, वी लुकअप्स, एच लुकअप्स, उस लेवल तक भी मैं इस चैनल को लेके जाऊंगा, एक्सेल के बारे में इस चैनल में बताऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक था। अगर आप चाहते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी, रेलेवेंट लगी, आपकी इससे हेल्प होगी, और इसके एडवांस जैसे भी मैं बताता जाऊंगा आगे चल के आपको उससे हेल्प मिलेगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे आप तो इस नए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ मैं ये भी चाहूंगा कि इसमें आपको कोई फीडबैक देना है कि मैंने एक चीज ये क्लियर नहीं बताई, इसको इस तरह से बता सकता था, या आप चाहते हैं कि कुछ और फंक्शन, देखिए क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ 6 मेरे ख्याल से 6 या 7 फंक्शंस कवर किए हैं बेसिक, बहुत वास्ट है एक्सेल। पूरा कोर्स तो बनाऊंगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, पूरा कोर्स एक्सेल का हम बनाएंगे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये 6 के अलावा ये 6 चीजें भी बिगिनर्स के लिए बतानी चाहिए, या कुछ और 4 चीजें बतानी चाहिए, तो आप प्लीज उसमें कमेंट कीजिए नीचे, हम उसको पढ़ेंगे, हम उससे फीडबैक लेंगे आपके कमेंट से, और हम आगे अपने आप को इंप्रूव करेंगे, और वही रेलिवेंट टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअली हमारे व्यूअर्स चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।